गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल अपन ने एक नई शुरुआत की थी जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं। अब आज अपन जो है अपना आरबीएससी की तरफ से ब्लूप्रिंट और पेपर आया है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो पहले अपन उन क्वेश्चंस को लेते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन है, उनको लेते हैं। कल मैंने आपको अच्छे से नोमेनक्लेचर सिखाया था और देखो 3 क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर से पूछे आपके पेपर में। तो आज अपन इनको सोल्व करते हैं एक एक करके। पहले देखो, पहले वाला नोमेनक्लेचर लिखना। अब ये हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सेम आएगा, सब में कुछ इतना अंतर है नहीं। अब अपन इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं। क्रोमियम को क्या मान रहे हो? X। अमोनिया पर चार्ज कितना होगा? 0। H2O पर भी 0। लेकिन यहां पर देखो क्लोरीन, 3 क्लोरीन है बाहर, क्लोरीन पर माइनस का 1, तो यहां पर 3 क्लोरीन है तो क्लोरीन पर माइनस का 3 होगा, तो इधर आप कर दोगे प्लस का 3। कहने का मतलब ये जो प्लस का 3 आपने छोटा सा लिखा है ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है? क्रोमियम की। ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो X की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल कर आ गई? 3। और बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हुए आप नोमेनक्लेचर को नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर? X की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। दूसरी चीज, यहां पर 2 प्रकार के लिगेंड्स हैं। पहला लिगेंड है अमोनिया जिसको आप एमीन बोलते हो, और दूसरा लिगेंड है वाटर जिसको आप एक्वा बोलते हो। अब देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से अपन अरेंज करेंगे तो इसमें भी पहले E और इसमें भी पहले A है, दोनों में A आ रहा है। तो अब अपन अगला जो लेटर है M और Q, पहले कौन आता है? M आता है, Q आता है बाद में। तो एमीन को आप पहले लिखने वाले हो, मेरा वर्ड ओके है। एमीन को आप पहले लिखोगे और एक्वा को लिखोगे बाद में। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली है। अब इसका नोमेनक्लेचर मैं कर रहा हूं, इधर देखना। इस पर चार्ज कितना लिखा है आपने? छोटा सा लिखने के लिए मैंने बता रखा है क्लास में कैसे लिखोगे। प्लस का 3 आपने लिख लिया, यानी आपकी जो मेटल है उसके आप 8 नहीं लगाओगे सफिक्स के रूप में। अब मैं नाम लिख रहा हूं, देखो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखते हो। लिगेंड में पहले किसका लिखोगे? एमीन का। ट्राई, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एमीन जो आएगा इसमें डबल एम आएगा। एक आता है ये वाला एमीन, ये अपन इस वाले लिगेंड में काम में लेते हैं, इन एथिलीन डाइएमीन वाले में। और यहां पर जो एमीन आएगा इसमें डबल एम आएगा, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो ट्राई एमीन लिख लिया आपने, इसके बाद में लिखोगे आप ट्राई एक्वा। लिगेंडो को आपने, लिगेंड्स के नाम आपने लिख दिए हैं, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा। अब आओगे सेंट्रल मेटल एटम पर। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है? क्रोमियम। नाम लिखोगे क्रोमियम। क्या 8 लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर चार्ज कितना लिख दिया? प्लस। और जब भी प्लस आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे क्रोमियम मेटल के साथ आप 8 का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। स्टार्ट। और इसकी रोमन लेटर में क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लो थर्ड आपने लिख दी। अब इसके बाद में ये आपने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम खत्म कर लिया, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को आपने खत्म कर लिया है। बाहर क्या है? क्लोराइड आयन के रूप में है। 3 हो 5 हो 6 हो कितने भी हो, आपको सफिक्स प्रफिक्स कुछ नहीं लगाना, केवल इसका नाम लिख देना है। क्या है? क्लोराइड। ये लो पहले का नाम हो गया ये। पहला सॉल्यूशन अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला जो क्वेश्चन पूछ रखा है अपने ब्लूप्रिंट में, उसका सॉल्यूशन आ गया ये। आगे देखते हैं अपन।
सेकंड क्वेश्चन है आपका ये रहा, इसको अच्छे से देखना भाई, क्या पूछ रहा है ये। इसका आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा है। सबसे पहले वो का वो काम करेंगे अपन कि यहां पर अपन निकालने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको 2 लिख कर दे रखा है, यानी आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कितनी बार है, 2 बार। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कितनी बार है, 2 बार। तो अब देखो सल्फेट आयन पर, एक सल्फेट आयन पर चार्ज कितना होता है, एक सल्फेट पर होता है -2, तो 3 सल्फेट आयन पर चार्ज कितना होगा, -6। तो इधर क्या लिखोगे, +6, +6, ये लो। यानी कहने का मतलब आपने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर चार्ज लिख लिया है, +6 आ गया। यानी कहने का मतलब कि जो आप मेटल का नाम लिखोगे उसमें 8 सफिक्स तो नहीं जोड़ोगे। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं मैं, इसको मेरे को एक बात बताओ, x मानूं या 2x मानूं, इसको x माना जाए या 2x माना जाए, इसको अपन मानेंगे 2x, क्योंकि एक चीज देखो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है उसके नीचे आपको 2 लिख कर दे रखा है, आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नीचे 2 लिख कर दे रखा है आपको, तो 2 है तो आप इसको कितना मानोगे, 2x प्लस ये 6 हो जाएंगे, इस पर चार्ज होता है 0, एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन आपका लिगेंड दे रखा है, इस पर चार्ज है 0, तो इसको कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये लो बराबर में आपको दे रखा है +6, आपने पहले लिख लिया, +6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं अपन, ठीक है। लीजिए लिगेंड का नाम लिख रहा हूं मैं, देखो ये मैंने प्रफिक्स जोड़ा है ट्रिस, क्योंकि अपना जो लिगेंड है इसमें पहले से क्या मौजूद है, डाई मौजूद है। आगे क्या लिखोगे, एथेन 1,2, यहां भी देख लो एमीन में एक एम आएगा क्योंकि डबल एम आते ही कौन सा NH3 वाला लिगेंड जाएगा, तो यहां पर जो एम आएगा वो एक आएगा। एथिलीन डाइएमीन लिख सकते हो लिगेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद में यह आपने लिख दिया, लिगेंड का नाम लिख दिया ट्रिस सफिक्स लगाकर, एक ही प्रकार का लिगेंड है, 3 लिगेंड है यहां पर। मेटल दे रखी है आपको कोबाल्ट, कोबाल्टेट लिखोगे या कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर चार्ज कितना आ रहा है, प्लस, तो क्या लिखोगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कितनी निकाली है, 3rd, ये लो। और उसके बाद में जो कुछ भी है बाहर, इधर है तो उधर लिख दो, इधर है तो इधर लिख दो, क्या है, सल्फेट, लिख दोगे सल्फेट, ये लो। ये हो गया आपका दूसरा नोमेनक्लेचर। देखते हैं तीसरा क्या है, हाँ तीसरा देखो, ये है, ये जो लिगेंड है इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। और NH3 अमोनिया जो है इस लिगेंड पर चार्ज कितना बोलकर आए हो, 0 चार्ज। क्या मैं इसी ग्रुप का फोस्फोरस लिखूं, PS3 लिखूं, चार्ज कितना होगा इस पर भी, 0। अब मेरे को एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन आपका, हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया है, फेनिल रिंग ने, ये लो। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है फेनिल रिंग के द्वारा, लेकिन चार्ज पर कोई अंतर थोड़ी आएगा, चार्ज तो वही कितना होगा, 0। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो आपकी मेटल केवल एक है और यहां पर चार्ज कुछ भी नहीं दे रखा, बाहर भी कोई आयंस उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब आपको जो आप मेटल का नाम लिखोगे उसके आगे सफिक्स 8 लगाओगे या नहीं लगाओगे, नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि प्लस हो या न्यूट्रल हो 8 नहीं लगेगा। देखना आप यहां पर ये है क्लोरो
ये पी से शुरू हो रहा है, पहले नाम किसका आएगा? क्लोरो का। ये लो डाई क्लोरो। अब इसको क्या बोल रहे हो? ट्राइफिनाइल फोस्फेन। ट्राई लिगेंड के नाम में उपस्थित है, कौन सा सफिक्स जोड़ोगे? बिस। ट्राइफिनाइल फोस्फिन, डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन। आपने लिगेंड्स का नाम लिख दिया। अब आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नेम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है? निकल। सेंट्रल मेटल एटम निकल। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली, देखो एक्स मानोगे, चार्ज कितना होगा? -2। 2 क्लोरीन है, चार्ज 0 है, लिखो मत लिखो। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है? ये लो डाइक्लोरोबिस ट्राइफिनाइल फोस्फेन निकल सेकेंड। ये आपका इसका नोमेनक्लेचर हो गया। देख लो इसको अच्छे से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो डी ब्लॉक से पूछा गया है, डेट नंबर का, कि Mn2+ का मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करो। ठीक है, कैलकुलेट करो जो भी है। सबसे पहले मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d5। अब मैग्नीज 2+ का पूछ रहा है आपको, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया? 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे डी में? 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आपको मैं बताकर आया था, जब भी आपको म्यू चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, फॉर्मूला है n+2। n+2। n यहां पर जो है आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास n की वैल्यू कितनी है? 5। इस फॉर्मूले में रखो। और मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की, रखो 5 + 2 रूट। अब देखो ये हो गया 5 और 7 का रूट, C5 √35 की जो वैल्यू होती है वो 592 बोर मैग्नेट्रॉन। ये लो, ये अच्छे से कर लिया अपन ने। अब आपको पूछ रहा है, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है आपको, Na3। सबसे पहले तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं क्या? जब भी मेटल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाता है। पैकिंग जो है, पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा बीच में स्पेस खाली हो जाता है। इस स्पेस को ही आप क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, ये आकर ट्रैप हो जाते हैं। जब भी मेटल जो है आपकी लैटिस का फॉर्मेशन करती है तो इनकी पैकिंग
जब होती है तो बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाता है, उसको कौन सा स्पेस बोल रहे हो आप? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जब स्मॉल एटम्स आकर ट्रैप हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। अब ये पूछा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है इनकी, तो देखो सबसे पहले तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाई। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? वेरी हाई होता है। दूसरा, नेचर कैसी होती है? हार्डर, बहुत ही हार्ड प्रवृत्ति के होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है। तीसरा नेचर आप क्या बोल सकते हो? केमिकली इनर्ट हैं, अक्रिय हैं। ये लो, क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं? ये हो गई। तो ये आज के 3 क्वेश्चंस हैं, देखना इनको करना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे और इससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने SN1 और SN2 का देखा था, जिसमें अपने को क्वेश्चन में पूछ रखा था कि 4 डिफरेंस बताइए। अपन ने मैकेनिज्म, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, जितने भी SN1 और SN2 से बनने वाले क्वेश्चन थे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसका ही दूसरा पार्ट जो है वो आपको दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन इज हायर देन सेम मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कहने का मतलब क्या है? देखना, ये आपका हेलो एल्केन, ये लीजिए, और ये आपका सिमिलर मोलिकुलर वेट का, जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूं, ये लो, और ये ले लेता हूं मैं CH4। मैथेन ये है, हेलो एल्केन, मैथिल क्लोराइड, और ये आपका मैथेन। ये इधर हेलो एल्केन है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों साइड में कार्बन आपको एक एक नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर देखो तो यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दिया गया है? क्लोरीन एटम के द्वारा। और क्लोरीन का आपको पता है मोलिकुलर वेट मैं बोलूं तो लगभग 35 होता है, अप्रोक्सीमेटली 35। यहां पर आप देख रहे हो कि मोलिकुलर वेट जो है, मोलिकुलर वेट वो ज्यादा है किसका? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होने के कारण मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, अपन ने बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था तो अपन ने ये डिस्कस किया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। एक चीज अपन डिस्कस करते हैं, साइड चेन। जिस हाइड्रोकार्बन में या आपके जो मेथिल क्लोराइड है, इनमें आपकी यदि साइड चेन बढ़ेगी तो आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ये अपन ने 2 चीज डिस्कस की थी। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन में, हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन में मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है? हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन में मोलिकुलर वेट हेलो एल्केन का ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा किया गया है? देख लीजिए, CH3, क्लोरीन आ गया उसकी जगह, और क्लोरीन का आपको पता है 35 होता है, तो ऑब्वियस है कि मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है? हेलो एल्केन का। लेकिन मोलिकुलर वेट किसका कम है? हाइड्रोकार्बन का। तो मेरे को एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट भी हेलो एल्केन का ज्यादा होगा कि नहीं?
बिल्कुल होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जिसका मोलिकुलर वेट जिसका ज्यादा है उसका क्या ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये लो। दूसरी चीज मेरे को एक चीज बताओ, आप एल्किल हैलाइड आप लेते हो, ये लो RX, यहां पर बताओ जो X आता है आपके पास, हेलोजन आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो यहां पर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये लो, यहां पर पार्शियली नेगेटिव, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव। तो मेरे को एक बात बताओ, जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स भी तो बढ़ रहा है। पोलैरिटी आने के कारण, पोलैरिटी के कारण यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो ये बॉइल होगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आवश्यक है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एल्किल हैलाइड में। इसलिए देखो आप क्या बोलते हो, एल्किल हैलाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो करस्पॉन्डिंग या सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? तो देखो लैंग्वेज में किस प्रकार लिखें, लैंग्वेज में लिख दो, ये लो, बिकॉज इन haloalkane the molecular mass of haloalkane is higher and due to polarity the इंट्रामोलिक्यूलर, देखो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, तो इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस इज हायर। सो boiling point of haloalkane is also higher। ये लीजिए, कुछ नहीं करना। हेलो एल्केन में आपको पता है एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है, हेलोजन एटम के द्वारा, और हेलोजन एटम का मोलिकुलर वेट जो है वो क्या होता है, हमेशा हायर। और आप बोलकर आए हो मोलिकुलर वेट जहां ज्यादा वहां बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि हेलो एल्केन का मोलिकुलर मास ज्यादा होने के कारण, मोलिकुलर वेट ज्यादा होने के कारण इसका क्या ज्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। दूसरा यहां पर पोलैरिटी पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो भी क्या होते हैं, हायर। तो आपको जब बॉन्ड ब्रेक कर रहोगे, आप हीट दोगे तो आपको एल्किल हैलाइड को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। यही कारण है। क्या मेरा वर्ड ओके है, ये क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो वो क्वेश्चन है, देखना इधर, क्लोरोबेंजीन सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट जो इसी के और में दे रखा है आपको क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन की सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताइए, इनकी जनरल रिएक्शन लिखकर बतानी है। तो जनरल रिएक्शन तो अपन लिख लेंगे कैसे जनरल रिएक्शन होगी, लेकिन समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो रिएक्शंस हैं दोनों की दोनों, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, ये जो रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या यहां तक वर्ड क्लियर है?
दोनों की दोनों रिएक्शन कैसी हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां भी आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और यहां भी आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। हेलोजिनेशन में भी आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है और सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है। यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी हेलोजन आपको दे रखा है वो ही आपको किसके रूप में मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। यहां पर SO3H अपन बनाकर आए हैं, लेकिन कैसे बनते हैं और क्लोरोबेंजीन है क्या, पूरी एक्सप्लेनेशन अपन यहां पर कर रहे हैं। देखना, मेरे को एक बात बताओ, ये आपकी क्या है? क्लोरोबेंजीन है कि नहीं? क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस करेगी, ये लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रही है? क्या क्लोरीन पर प्लस चार्ज आ गया क्या? ये लो, यहां पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये और यहां पर ये। नेक्स्ट स्टेप, ये लो, ये लो, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप, ये लो, ये लो, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, Cl पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही ये रिंग के अंदर वापस जाएंगे, ये लो, तो ये वापस क्लोरीन के पास, अपने को वापस वो की वो स्ट्रक्चर मिल रही है कि नहीं? बस बॉन्ड्स का फर्क है, ये लो, ये लो, ये लो, और यहां पर आपको क्लोरीन। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इधर देख लेना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्लोरोबेंजीन की। यहां पर आप देख रहे हो, मेरे को एक बात बताओ, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो और ये बताओ कि नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर आया है। देखो, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज और ये रहा। यहां पर कहने का मतलब कौन सी पोजीशंस पर आया है? ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन। क्या मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है क्या? नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं आया। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पर जुड़ने वाला है? या तो जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर या जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर। क्यों जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज हैं जिनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? डेफिशिएंसी, और रिएक्शन के दौरान ऐसे स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां पर हाई है? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो कहने का मतलब दो प्रकार के प्रोडक्ट यहां पर पॉसिबल होंगे, एक तो होगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक होगा पैरा प्रोडक्ट। अब मेजर कौन सा होगा वो बात करते हैं। ये क्लियर है कि बनने वाले प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट होंगे अपने पास, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट। अब देखते हैं अपन, जो अपनी रिएक्शंस की बात ये कर रहा है, ये लो, पहली रिएक्शन में लेता हूं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, इधर देखना, ये रिएक्शन ऐसे लिखी हुई मिलेगी, जो आपको पूछ रखा है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसका आप क्या करवा रहे हो? मान लो X2 की प्रेजेंस, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है यहां पर, लेकिन यहां पर आपको जो लेना पड़ेगा वो एनहाइड्रस, आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले सकते हो या FeCl3 ले सकते हो। ये क्यों लेना पड़ता है इसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस FeCl3, ये एज ए आपका लुईस एसिड काम करेगा। और देखना यहां पर दो प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा एक बार, और एक बार जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा। यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो देखो, दोनों प्रोडक्ट में दोनों बड़े आकार के
एटम पास पास है ऑर्थो पोजीशन पर होने पर, यहां पर हिस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण ये यहां पर रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा है तो ये जो है प्रोडक्ट ये मिलता है अपने को माइनर प्रोडक्ट के रूप में, एज ए माइनर प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट। और यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, पैरा। दोनों चीज क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर अपन ने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या FeCl3 लिया है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो XX हेलोजन लिया है आपने, XX का मतलब क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, जो भी आपको लेना है ले सकते हो। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लुईस एसिड आपने लिया है। मेरे को एक बात बताओ, इन लुईस एसिड के पास में क्या इनका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एज ए लुईस एसिड की भांति बिहेव करते हैं कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन कोई एटम के साथ मिल जाए तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहां पर आपने हेलोजन का मॉलिक्यूल लिया है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। देखना इधर अच्छे से, यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आया है तो इस X के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये आपका बन गया AlCl4 माइनस, यानी अपने को जिसकी आवश्यकता थी, जिस इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता थी वो अपने को मिल चुका है। ये लीजिए, ये आपको मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आपको क्या मिला है, X प्लस, अटैक करेगा, अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर आए हैं अभी ऊपर, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा, और एज ए प्रोडक्ट अपने को कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। मेजर कौन सा होता है ये भी क्लियर कर दिया है। यहां पर ये आपकी हो गई हेलोजिनेशन। तो जब भी आपको हेलोजिनेशन पूछेगा, आपको एरो के नीचे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एनहाइड्रस FeCl3 देखने को मिलेगा। क्या यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं अपन सल्फोनेशन की। दूसरी रिएक्शन आपको पूछ रहा है सल्फोनेशन। देखना, सल्फोनेशन की जनरल रिएक्शन लिखता हूं पहले, फिर यदि मैकेनिज्म पर जाने की आवश्यकता है नहीं, वैसे करवा रखी है, फिर भी अपन यहां पर समझते हैं। ये आपकी क्लोरोबेंजीन, इस पर आपको मिलेगा H2SO4, और यहां से जो आपको मिलता है SO3H, वो भी कहां पर जाकर जुड़ेगा, एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये तो आपका हो जाएगा ऑर्थोडेक्ट, जो कि तो क्या होगा, माइनर, और एक मिल जाएगा आपको पैरा प्रोडक्ट, जो कि आपका क्या होगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक? लेकिन ये हुआ किस प्रकार से है, इसकी बात करते हैं अपन। देखें इधर, आप बात कर रहे हो H2SO4 की, इधर देखना, ये मैंने इसकी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाई है। H2SO4 की स्ट्रक्चर है ये, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, पहली चीज तो एसिड है, और एसिड आपको पता है
एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H+ आयन। और यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की भी ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और दो दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ओवरऑल ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की साइड। तो ऑक्सीजन के साइड जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन पर आने वाला चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आने वाला चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखना, ये बन रहा है +H+, ये लो बन गया। अब यहां पर आपने कंसंट्रेट H2SO4 लिया है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या एक ही मोल थोड़ी यहां पर मौजूद होगा H2SO4 का। जब इसने ये कर दिया, ये काम, यहां पर H+ आ गया, तो अब देखना दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो पिक्चर में आएगा। अब यहां पर H+ है, ये बहुत सारे मोल्स हैं आपके पास H2SO4 के। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास आपके लोन पेयर हैं, दो दो लोन पेयर। तो देखना ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा। जब ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा तो क्या स्पीसीज बनने वाली है, देखना। ये लो H, और यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखो कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। पहली स्टेप में पहला सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोल है उसने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट किया, H+ आयन के रूप में निकल गया है। अब दूसरा मोल क्या करेगा, दूसरा मोल ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये वाला काम में ले लो, ये वाला काम में ले लो, दोनों ले सकते हो। यहां पर ये अपने लोन पेयर को इसको दे रहा है तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, यहां पर इसने अपने दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई कि नहीं। तो जब भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरी इस पर कमी होगी, कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखना ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पास वाले बॉन्ड को तोड़ कर लेगा, ये लो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए इसने, तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा। इधर देखना, ये लो, और इधर सल्फर के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, SO3H, ये लो SO3H ये वाला, और पॉजिटिव चार्ज किस पर आया है, सल्फर पर। और क्या आपने निकाल दिया है, H2O आपने निकाल दिया है, ये लो। अब एक बात आपको पता चल गई कि यहां से आपने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आपको मिल चुका है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब जब आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप वही क्लोरोबेंजीन पर रिएक्शन वाली होगी। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, और जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहां के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके जब भी एरो पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखकर पूछे क्या बनने वाला है एज इलेक्ट्रोफाइल, SO3H, कहां कहां पर ऐड करोगे आप, ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर SO3H, एक कहां पर ऐड कर दोगे, एक आप ऐड कर दोगे पैरा पोजीशन पर। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है, SO3H। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है हमेशा, पैरा वाला, क्योंकि यहां पर हिस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रिपल्सन फोर्स क्या होंगे, ज्यादा, इसलिए ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो ये एज ए रिएक्शन में कैसा बनता है, माइनर प्रोडक्ट। रिएक्शन मिक्सचर में दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, उसमें देखो अपन ने डिस्कस क्या क्या किया है, और जिस प्रकार से अपने को दिया हुआ है कितना आपको लिखना है, SN1 और SN2 में आपको 4 डिफरेंस पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना, 4 डिफरेंस ही बताने आपको।
आप देख सको इसलिए यहां पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है SN1 और SN2 को। अब कुछ भी SN1 SN2 में से पूछे देख लेना, इसमें से हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा था कि हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, ये भी अपन ने पता कर लिया है, क्योंकि मोलिकुलर वेट जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरे क्वेश्चन में इसी का जो और लगा के आपको जो क्वेश्चन दे रखा है बड़ा, उसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा था आपको DDT का पूरा नाम और उसकी स्ट्रक्चर, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए। पहली SN1 रिएक्शन क्लियर है, SN2 रिएक्शन क्लियर है। दूसरा पॉइंट, 4 पॉइंट इस क्वेश्चन के थ्रू अपने क्लियर हुए हैं। दूसरा क्या है, हेलो एल्केन का बीपी क्या होता है, ज्यादा। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। इसका रीजन क्या है, ऊपर लिख दिया है अपन ने। तीसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है DDT, सिंपल नाम क्या होगा इसका, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी और इसका IUPAC नाम क्या होगा। और चौथा अपन ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन आपको दे रखी हैं, हेलोजिनेशन, जब क्लोरोबेंजीन की बात हो, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये और ऐड करना। जब क्लोरोबेंजीन की बात होगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां पर आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर और या कहां पर आएगा, पैरा पोजीशन पर। यह अपने को कहां से पता चल रहा है, यह अपने को पता चल रहा है जब अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है तो माइनस चार्ज कौन कौन सी पोजीशंस पर आ रहा है, ऑर्थो पर और पैरा पर। जब ऑर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज आ रहा है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो ऐसे स्थान पर आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। प्रोडक्ट भी कैसे मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये अपन ने क्लियर किया। इसमें अपनी रिएक्शन दे रखी थी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको हेलोजन दिया हुआ होगा, एरो पर आपको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या FeCl3 दिया हुआ होगा। आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो भी हेलोजन दिया हुआ है वो जोड़कर आना है और 2 प्रोडक्ट बनाकर आने हैं। केवल पूछा है, मैकेनिज्म नहीं पूछ रखी थी, ना ही आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रखी थी, क्लियर करवाई है कि किस प्रकार से हुआ है हेलोजिनेशन। उसके बाद में दूसरी रिएक्शन कौन सी की है अपन ने, सल्फोनेशन। अब जब मॉडल पेपर में ये दे दिया तो पेपर में क्या पूछ सकता है, इसी का एक एग्जांपल और लेकर आए थे अपन, नाइट्रेशन। और आपको पता है कि नाइट्रेशन जब भी होता है तो यहां पर आप एज ए इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनाते हो। एज ए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आयन बना रहे हो, नाइट्रोनियम आयन, और वो ही सेम का सेम क्रम नाइट्रोनियम आयन के साथ होने वाला है। यानी क्लोरोबेंजीन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो नाइट्रोनियम आयन भी कहां पर जुड़ेगा, आपकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। ये लीजिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ले रहे हैं। कल अपन ने 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे जिसमें अपन ने कोऑर्डिनेशन के, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के। आज अपना जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, गिव एनी 4 डिफरेंस इन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। वैसे अपन 4 ऐसे बनाकर लिखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन पूरी समझेंगे क्या तो SN1 रिएक्शन है और क्या SN2 रिएक्शन है। फिर लास्ट में इसको समझने के बाद अपन डिफरेंस कर देंगे दोनों के बीच में। तो देखो, सबसे पहले तो SN1 रिएक्शन क्या है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, वन जो है वो यूनिमोलिक्यूलर को इंडिकेट कर रहा है, एन से न्यूक्लियोफिलिक और एस से बन रहा है सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर अपने को डिफरेंस पूछ रहा है,
लेकिन हो सके SN1 की मैकेनिज्म पूछ ले, हो सके SN2 की मैकेनिज्म पूछ ले अपने को मेन एग्जाम में, हो सके इनका जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर जिसकी बात अपन करते हैं वो पूछ ले। तो अपन अच्छे से तैयार करें इन रिएक्शंस को। तो ये अपना क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अपने को अथवा में दिए हुए हैं। तो अपन पहले ये क्वेश्चन कर रहे हैं SN1। अब इसको अच्छे से समझना, इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, कैसे क्या इसकी रिएक्शन होती है। मैं बोल रहा हूं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड react with aqueous KOH, ठीक है, react with aqueous KOH। तो इसमें आप देखो, आप aqueous KOH के बाद में ये रिएक्ट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही अपन ने क्यों लिखा है SN1 में, इसकी भी बात अपन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर आप देखो, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 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 Br, कहने का मतलब यहां जो कार्बन की डिग्री है वो है 3 डिग्री, कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री। जिस कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आप क्या ले रहे हो, एक्वस KOH। एक्वस KOH, जब KOH को आप जली विलयन में डाल रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हो, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटेगा कि नहीं, K प्लस OH माइनस, K प्लस और OH माइनस। अब देखो यहां पर OH माइनस अपने को इससे बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि ये OH माइनस जो है यहां पर है न्यूक्लियोफाइल। अब देखना यहां पर जो फर्स्ट स्टेप होती है, यहां पर जो फर्स्ट स्टेप होती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ब्रोमीन यहां से हटता है, ब्रोमीन यहां से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है, क्योंकि यहां पर देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, ये अपन कर चुके हैं। अब यहां से ब्रोमीन हटेगा और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ये लो, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ये कार्बोकैटायन जो है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, 3 कार्बन से। इट मींस यहां पर जो कार्बोकैटायन बना है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखना आगे, सबसे पहली स्टेप जो SN1 की होती है वो ये होती है कि सबसे पहले ब्रोमीन हटता है अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर ये हटेगा, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखना जैसे ये यहां से यहां आता है कार्बोकैटायन में, तो ये हो जाता है प्लेनर इन नेचर। कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है नेचर में। अब प्लेनर हो जाता है तो मेरे को एक बात बताना, अब देखो आपने ये बना लिया, ये लो, ये कार्बोकैटायन आपने बना लिया, और अपना न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH यहां पर एक्वस KOH से आ रहा है। यदि आप यहां पर एल्कोहली KOH लोगे तो सब्स्टिट्यूशन ना होकर कौन सी रिएक्शन फॉलो होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल देखो वे स्पीसीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एफिशिएंसी, और ऐसे स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो OH माइनस है क्या ये यहां पर अटैक करेगा कि नहीं, और प्रोडक्ट बनेगा, ये लो, ये लो, ये तो अपनी SN1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म। अब दूसरी चीज देखो कि यहां पर अपन ने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही क्यों लिया, 3 डिग्री ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कार्बोकैटायन बनता है, जो भी कार्बोकैटायन रिएक्शन के दौरान बनता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपन ने अच्छे से पढ़ रखी है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री,
फिर 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होने के कारण अपना फर्स्ट स्टेप के दौरान 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। इसलिए अपन यहां पर जो लेते हैं वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आप लेते हो, क्योंकि वहां से बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या यहां तक ओके है? अब मेरे को एक बात बताओ यहां पर कि अब आपने ये ले लिया 3 to 1, ये कार्बोकैटायन रिएक्शन का आपका ऑर्डर हो गया है। इसके बाद में देखना, आपने बीच में जो कार्बोकैटायन स्पीसीज बनाई थी वो यही थी क्या? यहां पर sp3 जो ऑर्बिटल है उसकी दोनों लोब्स खाली होती है, क्योंकि एक बॉन्ड इसका ब्रेक है, अभी इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर दोनों लोब्स खाली होने के कारण न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की पॉसिबिलिटी दोनों साइड से, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक होने की पॉसिबिलिटी सामने से भी और बैक साइड से भी सेम है क्या? 50%। यदि ये सामने से अटैक कर सकता है तो 50% अटैक किधर से कर सकता है? पीछे से। 50% अटैक इधर से हो सकता है तो 50% अटैक कहां से हो सकता है? पीछे से। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बार तो न्यूक्लियोफाइल सामने जुड़ेगा और एक बार न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करके पीछे से जुड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो स्टेप होती है अपनी, वहां पर SN1 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो यहां पर बनने वाले प्रोडक्ट 50% प्रोडक्ट तो अपना होगा D और 50% प्रोडक्ट अपना होगा L, यानी 50% प्रोडक्ट इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज साइड में और 50% इसको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज साइड में। और इस प्रकार के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो? रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हो? रेशमिक मिक्सचर। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने रेशमिक मिक्सचर बना लिया, ये पूरी SN1 हो चुकी है। पूरा नाम क्या है? यहां से अपन इसके डिफरेंस क्या क्या होंगे वो भी निकालने वाले हैं। तो पूरी SN1 करवा दी। अपने को क्वेश्चन में एनी 4 डिफरेंस पूछ रहा है, अपन लिखने वाले हैं अलग से करके, लेकिन यहां तक SN1 पूरी हो चुकी है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। अब मेरे को आप एक बात बताइए, रेशमिक मिक्सचर बनने के बाद में कि रेशमिक मिक्सचर, पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था उसमें पूछा गया था कि रेशमिक मिक्सचर का जो एंगल है, ऑप्टिकल एंगल, उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या होगा? ऑप्शन थे आपके 0 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री, जो भी मानो। मेरे को एक बात बताओ, 50% जो है ये इसको क्लॉकवाइज साइड रोटेट करेगा और 50 एंटी क्लॉकवाइज साइड, तो क्या रोटेशन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसका ऑप्टिकल एंगल का मान कितना आएगा? हमेशा 0 डिग्री। तो इस प्रकार से अपना पिछले साल का क्वेश्चन क्या आया है SN1 से? SN1 है क्या? यहां पर 3 डिग्री ही अपन ने क्यों लिया? क्योंकि 3 डिग्री इसलिए लिया अपन ने क्योंकि यहां से बनने वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और उसकी स्टेबिलिटी अपने पास क्या होती है? सबसे ज्यादा। ये अपनी SN1 रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद में जो रिएक्शन है अपनी वो आ रही है SN2 रिएक्शन। सबसे पहले तो देखो 2 किसको शो कर रहा है? 2 कर रहा है बाई मोलिक्यूलर। हाँ, एक चीज और रह गई भाई SN1 में, इधर देखना। एक बात बताओ, SN1 जो थी उसकी मैं रेट की बात करूं, रेट किस पर डिपेंड करेगी? रेट हमेशा RDS जो होता है, RDS स्टेप में जो भी रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मेरे को एक बात देखकर बताना, इधर देखकर बताना। ये अपना RDS था, देखो मैं आपको RDS दिखाता हूं पहले। ये रहा RDS, और RDS में केवल अपन ने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? कितने मोल लिए हैं आपने? 1 मोल लिया है, तो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं? और केवल एक ही मोल इसका काम में आ रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1 मोल। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये 1 ऑर्डर की रिएक्शन होगी कि नहीं? तो रेट हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? देखो मैं लिख रहा हूं, रेट हमेशा SN1 की डिपेंड करेगी Rx पर, जो आपने एल्किल हैलाइड लिया है उसकी कंसंट्रेशन पर, और इसका आप लेते हो 1 मोल, इसलिए यहां पर आपने लिख लिया 1 मोल। यहां से क्लियर क्या हो रहा है कि SN1 एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मेरा बात यहां तक क्लियर है? अब देखना आगे,
दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। कौन सी है अपनी दूसरी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, यहां पर देखो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 की फुल फॉर्म है। अब देखना यहां पर सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब देखना मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं। आप इसमें लोगे मैथिल ब्रोमाइड या कुछ जो भी, ये लो, इसका मैं करवा दूं। मैंने लिया मैथिल क्लोराइड, इसका मैं देखो हाइड्रोलाइसिस करवा दूं यानी वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर में आपको पता है H+ और OH- है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन अटैक करेगा? OH-। तो यहां पर देखो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है SN2। सबसे पहले क्या होता है कि OH- अटैक करता है, और यहां पर जो अटैक होता है हमेशा बैकवर्ड साइड से अटैक होता है। अब जैसे जैसे इसका अटैक होता जाएगा त्यों त्यों कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहां अटैक होती 5 होती जाएगी, त्यों त्यों कार्बन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता जाएगा। जैसे जैसे बैक साइड से OH- का अटैक होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, Cl अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। अब देखो यहां पर एक अजीब प्रकार की सिचुएशन आ रही है कि यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 5 हो रही है। देखना अच्छे से, Cl और ये लो OH, यहां पर कार्बन की वैलेंसी है 5, बैक साइड से अटैक हो रहा है OH का, यानी OH का बॉन्ड और कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और Cl और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो मैंने दोनों बॉन्डों को इस प्रकार से दिखाया कि एक बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल रहा हूं? इसको क्या बोल रहे हो? ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर देखो एक मोल तो इसका है, एक मोल इसका है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे इसका अटैक हो रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रहा है, जैसे जैसे इसका पूरा अटैक हो जाएगा क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा? तो देखो एज ए प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना? एज ए प्रोडक्ट अपना बनेगा ये लो, Cl निकल चुका है। एक चीज देखो यहां पर, जिधर से Cl निकला है उसके विपरीत साइड से, उसके जस्ट अपोजिट साइड से OH जुड़ा है, यानी हमेशा SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो किधर से करेगा? बैकवर्ड साइड से करेगा। यहां तक क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, Cl इधर से निकला है, बैकवर्ड साइड से अटैक होता है और अपने को कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन मिलता है। इसी को आप एक नाम देते हो वॉल्डन इन्वर्जन। इसी को आप एक नाम दे रहे हो जिसको बोलते हो वॉल्डन इन्वर्जन। देखो अटैक आपने पीछे से करवाया है तो आपको पीछे OH जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसी को, इस जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला है इसको बोलते हो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को वॉल्डन ने बताया था तो इसका नाम क्या रख दिया? वॉल्डन इन्वर्जन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपने यहां पर जो है, यहां पर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है मैथिल क्लोराइड से, मैंने यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों नहीं लिया? इसका कारण देखते हैं पहले। देखना, मान लो मैं ये लेता, तो एक बात बताओ, यहां पर पहले जो स्टेप होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। और यहां पर जो आप लोगे वो 3 बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप्स यहां पर उपस्थित हैं।
वहां पर आपके पास जो उपस्थित थे वो हाइड्रोजन थे, यहां पर आपके पास मैथिल समूह हैं जो कि बड़े हैं, जो क्या करेंगे यहां पर जैसे जैसे अटैक होगा इस अटैक को नहीं होने देंगे, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस एक नाम सुना है आपने, देखो हिस्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण, क्योंकि जगह कम है तो इसका जो अटैक है वो भी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहां पर मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई है। 3 डिग्री को लास्ट में रखने वाला हूं। तो क्या अब इसके आधार पर आप इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल सकते हो क्या? देखना इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था अपन ने, इसको थोड़ा देखना, SN1 में क्या लिखकर आए हो, 3 डिग्री की रिएक्शन करवाई थी, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा देगा, लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट आपका ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा मेथिल हैलाइड का, फिर आएगा 3 डिग्री सॉरी फिर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री का सबसे लास्ट में, 3 डिग्री सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे 3 डिग्री में आप जाओगे तो मैथिल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, हिस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, हिस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, बल्कि ग्रुप्स चारों ओर बढ़ते जाएंगे, तो बैक साइड से अटैक होने की पॉसिबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, इसलिए अपन 3 डिग्री को यहां लिख रहे हैं। और वहां पर देखो SN1 इससे पहले अपन ने की है, तो यहां पर SN1 में 3 डिग्री क्या था, सबसे पहले था, तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब देखना रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलोगे, RDS तो है नहीं, यदि RDS होता तो आप रिएक्टेंट पर उसको बता देते, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो, देखना एक बार वापस, ये रहा, यहां पर पहले एक तो मेथिल क्लोराइड है और एक OH है, OH की एक और इसका भी 1 मोल आप काम में ले रहे हो, तो क्या मेरे को एक बात बताओ, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पर डिपेंड करेगी कि नहीं, और यहां पर भी इसका 1 मोल और यहां पर भी इसका 1 मोल, तो ये टोटल मिलाकर बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन होगी कि नहीं, देखो मैं लिख रहा हूं, रेट इसकी डिपेंड करेगी, एक तो है आपका न्यूक्लियोफाइल, कितना है इसका मोल, केवल 1, दूसरा है आपका इसका भी कितना मोल है, 1 मोल। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आपने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दी, इसका भी 1 मोल इसका भी 1 मोल, कितने मोल हो गए टोटल, 2 मोल, तो तभी तो आपने इसको नाम क्या लिख कर आए हो, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बाइमोलिक्यूलर, क्योंकि कितने मोल काम में आ रहे हैं, 2 मोल। दूसरी चीज, इसकी ये रिएक्शन जो है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, 1 और 1 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे CH3X का सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहां पर होने वाला अटैक जो है वो बैक साइड से होता है। अब देखो पूरी SN1 कर ली, मैकेनिज्म कर ली, पूरी SN2 कर ली, मैकेनिज्म कर ली। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि SN1 और SN2 में डिफरेंस बताइए। अब करते हैं अच्छे से, क्या डिफरेंस होगा, आपने अभी अभी देखा है SN1 और SN2, एनी 4 डिफरेंस पूछ रहा है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या बोलोगे आप, ये तो है कितने स्टेप्स में हो रही है, डबल स्टेप प्रोसेस, है कि नहीं, डबल स्टेप प्रोसेस है। ये जो रिएक्शन है ये 2 पदों में संपन्न होती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले डबल स्टेप प्रोसेस है। हाँ जी, SN2 ये केवल सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये लो, केवल एक पद में संपूर्ण होने वाली अभिक्रिया है SN2, और SN1 जो है
ये द्वि स्टेप में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा देखो, यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट बनता है यहां पर कार्बोकैटायन। देखना, यहां पर SN1 में जो इंटरमीडिएट आप बनाकर आए हो अभी, वो कार्बोकैटायन बनता है, और यहां पर इंटरमीडिएट जैसा कुछ होता नहीं है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है एज ए इंटरमीडिएट। क्या फॉर्म हो रही है? ट्रांजिशन स्टेप, सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इंटरमीडिएट के रूप में, यहां पर बन रहा है कार्बोकैटायन आपका। और देखो काफी अंतर है, बहुत सारे कर सकते हैं अपन। और बताओ, तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? इधर रेशमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, इधर रेशमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं होता। और डिफरेंस, यहां पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या आ रहा है आपका? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर क्या आ रहा है? ठीक है, और यहां पर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लिख कर आए हो? सबसे पहले मैथिल हैलाइड का, फिर आ रहा है आपका 1 डिग्री, फिर आ रहा है 2 डिग्री, और लास्ट में कौन सा आ रहा है? 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख कर आए हो। एक चीज और, यहां पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, बोथ साइड से कैसी होती हैं? सिमिलर, और बोथ साइड से सिमिलर होती हैं तभी आप रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हो। तो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग पॉसिबिलिटी सेम है। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है केवल बैक साइड अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ओनली बैक साइड। अब मेरी बात सुन लो, ये 5-6 अपन ने डिफरेंस कर लिए हैं, मैकेनिज्म समझ ली है पूरी, अच्छे से इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया है। ये देखो, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो यहां पर जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर है वो भी तो यही आ जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? सबसे ज्यादा, तो यही कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा कि नहीं? और इधर यही इसका ऑर्डर होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर वैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है एज इंटरमीडिएट। ये लो, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी के जो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है वो बता रहा हूं। नेक्स्ट ले लो, रखे जना और नरी जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज देखो एक क्वेश्चन था आपका डीडीटी की फुल फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर पूछे आपको। देखो, सबसे पहले यदि डीडीटी की फुल फॉर्म पूछे सिंपल वे में, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आएगी पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिन। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिन, इसके बिहाफ पर ही अपन ने
इसके बिहाफ पर ही अपन ने क्या बनाई थी, इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी। देखो पैरा पैरा पोजीशन पर आपको क्या लगानी थी, क्लोरीन लगानी थी। एक पैरा पोजीशन पर ये डाई फिनाइल डाई क्लोरो पैरा पैरा पर। इसके बाद में देखो दोनों पैरा पोजीशंस को आपको यू लेकर एथेन बनाना है, जिस पर Cl 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 यानी तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, क्लोरीन ने। यहां पर आपको एक हाइड्रोजन जोड़ना है। कोई दिक्कत यहां तक? बात कर रहे थे आईयूपीएससी नाम की, इसके आईयूपीएससी नाम की। तो आईयूपीएससी नेम में देखो कुछ नहीं है, आपने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, है तो एथेन ही है। देखना मैं लिख रहा हूं आईयूपीएससी नेम, नेम ऑफ डीडीटी। तो इसमें आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले 1 1 1 3 बार क्लोरीन है तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो। दूसरे नंबर कार्बन पर आपने जोड़ रखा है 2 फिनाइल रिंग को। तो देखना अब आपने यहां पर ट्राई यूज कर लिया, तो दूसरी बार जो सफिक्स से आप यूज करने जाओगे वो डाई ट्राई टेट्रा नहीं होगा, वो बिस होगा। तो देखना 2 2 बिस बिस 4 क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो गया, एथेन। अब देखो नंबरिंग का, यदि आप इसको 1 और इसको 2 देते हो तो 2 2 2 ट्राइक्लोरो 1 1 बिस 4 क्लोरोबेंजीन, या यहां पर 4 क्लोरोफिनाइल लिखा हुआ आ सकता है, बात तो एक ही है 4 क्लोरोफिनाइल, क्योंकि 4 नंबर पर 1 यहां से लिया है आपने, 1 2 3 4 4 पर आप क्या लगा रहे हो, क्लोरो, तो 4 क्लोरोबेंजीन 2 बार जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने ये लिख दिया। क्या क्लियर है? सिंपल नेम पूछे, डीडीटी की फुल फॉर्म पूछे, आपको क्या लिख कर आना है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। स्ट्रक्चर बनाओगे इसके बिहाफ पर ही, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना ली, और इसका आईयूपीएससी नाम पूछा गया है आपसे, तो ये रहा इसका आईयूपीएससी नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन के बारे में आपको पूछ रखा है, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ। HVZ के बारे में पूछ रहा है, हेल-वोल्हार्ड। सबसे पहले तो अपन ने ये रिएक्शन कहां पर पढ़ी है, जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे तब अपन ने इस रिएक्शन का जिक्र किया था। और ये जो रिएक्शन थी वो है हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरी बात सुने एक बार, मैं यहां पर ले रहा हूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं सबसे पहले रेड फॉस्फोरस प्लस X2। यहां पर जो हेलोजन लोगे आप, या तो वो आप लोगे क्लोरीन या लोगे ब्रोमीन, या तो क्या लोगे क्लोरीन या क्या ले रहे हो ब्रोमीन। दूसरे स्टेप में जब आप इसको H2O से रिएक्ट करवाते हो तो यहां से अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, और यहां पर आपने जो भी, मान लो आपने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन लिया है, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो क्या बन रहा है, इधर देखो RCH X दोनों ले सकते हो आप, और ये आ गया COH। कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी रिएक्शन है, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। विद मैकेनिज्म अपन ने कॉपी में नोट्स में कर रखी है।
इसमें आप एक चीज बताओ मेरे को, ये हेलोजिनेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, और आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन की नेचर जो है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो यहां से हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा और किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, X माइनस। कोई दिक्कत है? यहां पर देखो ये आपने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिला है, अल्फा हेलो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन जब आप एरो पर आपको ये मिले रेड फॉस्फोरस X2 और H2, तो आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। अब मेरी एक बात सुन लो, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। जब शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आए और मार्क्स दे रखे हैं आपको 1.5 यानी 1.5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले जब शॉर्ट नोट पूछे तो इसकी आपको सिंपल परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन जिसको बोलते हो आप। डेफिनेशन लिखने के बाद में इसकी जनरल रिएक्शन लिखोगे, ये वाली रिएक्शन। मैकेनिज्म जो करवा रखी है आपको नोट्स में, उससे यहां पर कोई प्रकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म केवल ये देखने के लिए बताई गई है कि कैसे बन रहा है प्रोडक्ट। तो यहां तक अपना जो क्वेश्चन है वो एंड हो जाएगा। मेरा वर्ड ओके है? अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बोलोगे? आप बोलोगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड treated with red phosphorus and X2, where X2 is chlorine and bromine, in presence of H2O, then alpha halo carboxylic acid obtained. This reaction known as हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। ओके है? और हिंदी मीडियम वाले, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया आप रेड फॉस्फोरस और हेलोजन की उपस्थिति में करवाते हो, वाटर की प्रेजेंस में, जल की उपस्थिति में, तो आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ये रिएक्शन हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत है? हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन के ऊपर अपन ने कॉपी में इंपॉर्टेंट भी डाल रखा था, तो देख लो, इसी में पेपर में पूछ ली गई है, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखना, इटार्ड रिएक्शन। आपकी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी इटार्ड रिएक्शन। अब इधर देखना, ये जो इटार्ड रिएक्शन है आपकी, ये आपने कहां पर पढ़ी है और क्या है ये इटार्ड रिएक्शन? सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। वो का वो सेम क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन इटार्ड रिएक्शन। जब आप इस इटार्ड रिएक्शन की बात करोगे तो देखना, ये आपने क्या ली है, ये आपने ली है टोलुइन CH3, इसको आप बोल सकते हो मिथाइल बेंजीन, या क्या बोल सकते हो, टोलुइन। इसका दूसरा नाम क्या है, टोलुइन, सिंपल IPSC नाम मिथाइल बेंजीन। जब मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन आप जब इसकी रिएक्शन आप क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हो, यहां पर जो मीडियम है वो आपको नॉन पोलर मीडियम मिलेगा। नॉन पोलर का मतलब CH2 मिल सकता है, या मीडियम के रूप में क्या मिलेगा, CCl4। मीडियम के रूप में क्या मिल रहा है, CCl4 मिल रहा है। अब यहां पर मेरी बात सुने अच्छे से, जब आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई है, तो यहां पर देखो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, ये रही। यहां से दो जो H हैं वो फ्री हो जाते हैं, और दो H फ्री होने के बाद में OCr OHCl2 OCr OHCl2, इसी को NCERT में केवल एक वैलेंसी के साथ दो करके दे रखा है, कुछ नहीं है। अब सेकंड जो स्टेप होगा इसमें वो होता है हाइड्रोलाइसिस। वो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस।
देखना इधर, इस प्रकार से ब्रेक होगा, OH H, इस प्रकार से ब्रेकिंग करवा रखी है मैंने, और ये बदल जाता है बेंजल्डिहाइड में। क्या बन रहा है? देखो, इसकी 2 वैलेंसी फ्री होंगी तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, और जब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये बन रहा है बेंजल्डिहाइड, और ये एज ए बाई प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। CrOH का होल ट्वाइस डॉट Cl2, कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल फ्री है। अब मेरी बात सुनना एक अच्छे से, यहां पर इटार्ड रिएक्शन में आपने टोलुइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? टोलुइन जो मिथाइल बेंजीन थी, आपने उसको क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, मीडियम आपको कैसा मिलेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 मिल सकता है, और जब आपने इसका क्या करवा दिया? हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, ब्रेकिंग करवा दी, तो आपको क्या मिल रहा है? बेंजल्डिहाइड। अब मेरी बात सुनना, क्या ये टोलुइन का पार्शियली ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? यहां पर जब आपको क्रोमिल क्लोराइड मिलेगा तो ये टोलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा। मेरा वर्ड क्लियर हो रहा है क्या? जब यदि आपने इसका पूरा आपको क्या करवाना है? फुल ऑक्सीडेशन, और आपको इससे बेंजोइक एसिड प्राप्त करना है। अच्छे से देखना, जब इसका आपको फुल ऑक्सीडेशन करवाना है तो फुल ऑक्सीडेशन से, इसके फुल ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है बेंजोइक एसिड, ये भी अपन करके आए। और बेंजोइक एसिड आपको यदि प्राप्त करना है, यहां से यहां जाना है, तो आपको पता है यहां से यहां जाने के लिए आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो कि क्या है? KMnO4। जब आप इसकी रिएक्शन, आपकी टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, डायरेक्ट किस में जाकर रुकेगा? बेंजोइक एसिड में। लेकिन जब ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होती है तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? इटार्ड रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को, होल रिएक्शन को क्या बोलते हो आप? इटार्ड रिएक्शन। परिभाषा, डेफिनेशन क्या लिखने वाले हो आप? व्हेन मिथाइल बेंजीन ट्रीटेड विद क्रोमिल क्लोराइड in presence of non-polar solvent like CS2 and CCl4, then benzaldehyde obtained. This reaction known as Itard reaction. This reaction known as Itard reaction. ओके है? यहां तक मेरा वर्ड ओके है? फुल मैकेनिज्म। दूसरा टॉपिक आप ये लिख सकते हो कि यहां पर टोलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। अब आपको याद हो तो यहीं पर मैंने आपको जब नोट्स लिखवा रहा था तो एक एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करवाई थी, सेम की सेम ये की ये रिएक्शन थी, वो की वो मैकेनिज्म थी, उसमें कुछ नहीं था, और ये रिएक्शन अपनी फॉलो हो गई थी। बस वहां पर OCOCH3 जोड़ोगे आप, जब एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराओगे वहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है? बेंजल्डिहाइड मिलने वाला है। कोई दिक्कत है? तो सिंपल रिएक्शन के तौर पर मैं क्या एक वर्ड में इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या? देखो, ये पूछ रहा है शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन, तो क्या बोलोगे? व्हेन टोलुइन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड in presence of non-polar solvent like CS2 and CCl4, then टोलुइन कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाती है? बेंजल्डिहाइड में। और दूसरा, ये आप डेफिनेशन लिख दोगे पहले तो इसकी क्या लिख दोगे? डेफिनेशन। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट नोट आया है इसमें कि ये जो है टोलुइन का क्या है? टोलुइन का क्या है? पार्शियली ऑक्सीडेशन है। ये टोलुइन का क्या है? पार्शियली ऑक्सीडेशन है। पहली चीज, डेफिनेशन पर आ रहे हो। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट नोट है वो लिख दोगे, और तीसरी चीज आप इसकी जनरल रिएक्शन लिख दोगे। जनरल रिएक्शन, केवल जनरल रिएक्शन,
नॉट विद मैकेनिज्म, मैकेनिज्म केवल बस 2-3 मैकेनिज्म आपके दे रखी है, वो आपको करनी है। मैकेनिज्म आपकी सहूलियत के लिए आपको करवाई गई है नोट्स में, कि आप देख सको कि कैसे कब रिएक्शन कैसे हो रही है, प्रोसीड हो रही है, उसके हिसाब से आपको देखनी है। बस ये लिखोगे आपका पूरा क्लियर है। तो कौन कौन सी की आज अपन ने? हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, क्या है इसमें? हेल-वोल्हार्ड हेलोजिनेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरी रिएक्शन आपने कौन सी पढ़ी है? इटार्ड रिएक्शन। ये क्या है? टोलुइन को किस में कन्वर्ट करने की विधि है? बेंजल्डिहाइड में। या तो देखो इधर देखना एक बार, डायरेक्ट ये पूछ ले कि इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन बोलकर। यदि नेम रिएक्शन ना बोलकर आपको ये पूछे कि आप कन्वर्जन पूछ ले, कि टोलुइन को चेंज करो बेंजल्डिहाइड में, टोलुइन को चेंज करो बेंजल्डिहाइड में, क्या ये का यही कर रहे हो आप? टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में चेंज कर रहे हो, क्या ये की ये प्रोसेस ही होगी? तो यदि डायरेक्ट पूछे या कन्वर्जन आपको इनडायरेक्ट पूछे, तो ये नेमिंग रिएक्शन आपको याद करनी ही है। दोनों रिएक्शंस के आगे अपन इंपॉर्टेंट लगा कर आए हैं जब अपन, और आपको यदि इसकी वो चाहिए मैकेनिज्म तो अपन ने कर रखी है। यहां पर इतना टाइम अपन नहीं खर्च करेंगे, सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आ रहा है कि देखो देखो क्वेश्चन के रूप में पूछा है आपको कि आप नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो बहुत कुछ नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले तो नाइट्रोबेंजीन ये रही आपकी नाइट्रोबेंजीन NO2, और ये रही आपकी एनिलीन। इधर देखना क्या कुछ अलग लग रहा है आपको दोनों स्ट्रक्चर्स में? ये आपकी है नाइट्रोबेंजीन और ये है आपकी एनिलीन। दोनों को यहां पर देखो ऑक्सीजन है, यहां पर आपने हाइड्रोजन लेकर आए हो आप, और कुछ भी नहीं किया आपने, ऑक्सीजन को आपने हटाया है और हाइड्रोजन लेकर आए हो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अपन ने बहुत अच्छे से रिडक्शन किया है, किसकी प्रेजेंस में होता है ये? टिन और HCl की प्रेजेंस में। टिन और HCl की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एनिलीन में, क्योंकि आपको पता है HCl एसिड है और ये H+ देगा, H+ ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे। विद मैकेनिज्म कर रखी है। दूसरा एक PD, PT, निकल और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन, ये भी था क्या? यदि ये हो तो भी अपने को क्या मिल रही है? एनिलीन मिल रही है। और तीसरा, यदि आपको Fe+HCl दे तो भी आपको क्या मिल रही है? एनिलीन। यानी कहने का मतलब, अब आपको डायरेक्ट पूछा है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज करो, कि सामान्य रिएक्शन लिखो, जनरल रिएक्शन आपको लिखनी थी। तो जनरल रिएक्शन ये रही, केवल इतना सा लिखकर आना था और कुछ इसमें डेफिनेशन नहीं लिखनी थी, क्योंकि जनरल रिएक्शन पूछ रहा है, 1 नंबर का आपको बोल रहा है, तो ये लो जनरल रिएक्शन, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके प्रेजेंस में भी इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। दूसरी चीज, ये एरो पर जो लिखे गए हैं, एरो पर जो लिखे गए हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कहने का मतलब, जो आपने रिएक्टेंट लिया है
उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। क्या यहां पर रिडक्शन हो रहा है? विद मैकेनिज्म कैसा होता है, बिल्कुल आपको करवा रखा है पूरा। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किस में बदल देंगे आपको, एनिलीन में। अब कहने का मतलब ये है, आपको इस प्रकार से पूछा है, डायरेक्ट ये लिखकर इस प्रकार से पूछ ले। अब देखो यहां थोड़ा सा समझना, SN मेटल दे दी आपको, ये लो Ni, Pt, Pd और हाइड्रोजन दे दिया आपको। तो यहां भी तो सेम प्रोसेस ही होगा, बस पहचानना है आपको कि आपको टिन दे रखा है, मेटल दे रखी है और H+ दे रहा है, तो इसका क्या करवाना है आपको, रिडक्शन करवाना है। और जब भी आप रिडक्शन करवाओगे तो आपको बताया था कि ऑक्सीजन को हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ। मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म थी, 2-3 स्टेप ही थे। पूरा कॉपी में है, देखेंगे, करेंगे आज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है अमोनिया, ये है एनिलीन। अमोनिया और एनिलीन, इधर देखना, इसको अच्छे से समझना, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इधर देखना, ये पूछ रहा है कि आपकी अमोनिया और एनिलीन में से आप बेसिसिटी का कंपैरिजन करो कि ज्यादा बेस कौन सा होगा। आपके सामने अमोनिया है, आपके सामने एनिलीन है, इन दोनों में से बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी। मेरा वर्ड ओके है यहां तक। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर बेसिसिटी का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है, लुईस बेस? लुईस बेस का मतलब जो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर देते हैं। किसको डोनेट करेंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रोफाइल जैसे स्पीसीज को। तो जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेस होगा। मेरा वर्ड क्लियर है? लुईस बेस जो इजीली अपने लोन पेयर को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, वो क्या होंगे, बेस होंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर मेरे को एक चीज बताओ कि यहां पर आपको लोन पेयर दिख रहे हैं, यहां भी लोन पेयर दिख रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में यहां पर लोन पेयर हैं और यहां पर लोन पेयर हैं? क्या वास्तव में ये लोन पेयर यहां पर हैं या नहीं, इसकी कंपैरिजन अपन कर रहे हैं। देखो यहां पर मेरे को एक बात बताओ, ये आपकी क्या है, एनिलीन। ये लीजिए एनिलीन। अब देखो एनिलीन जब है तो यहां पर आपको पता है कि ये लोन पेयर हैं, लेकिन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये लो आगे स्टेप चलती रहेंगी। तो क्या ये लोन पेयर, मेरे को एक बात बताओ, एनिलीन में लोन पेयर जो हैं रेजोनेंस में बिजी होने के कारण क्या इजीली डोनेट हो पाएंगे? क्या इजीली डोनेट नहीं हो पाएंगे। और जब इजीली डोनेट नहीं हो पाएंगे तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा। क्या होगा, वीक बेस होगा। तो समझना मेरी बात, एनिलीन के Kb की वैल्यू क्या होगी, वीक बेस है, और मैंने लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। जब Kb की वैल्यू, जब वीक बेस बता दिया तो Kb की वैल्यू क्या होगी, डाउन। Kb की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, डाउन। और Pkb की वैल्यू क्या होगी, हाई। Pkb की वैल्यू क्या होगी, हाई। यहां तक कोई दिक्कत है? केवल एनिलीन की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर हैं वो किस में बिजी हैं, लोन पेयर बिजी हैं रेजोनेंस में। और जब लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हैं तो यहां पर मेरे को एक बात बताओ, यहां पर क्या इजीली डोनेशन हो पाएगा? जिसको मान लो लोन पेयर चाहिए तो क्या उसको इजीली मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस चालू है एनिलीन में। तो जब आप इसको वीक बेस बोल रहे हो, जब वीक बेस है
तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कम। अच्छे से समझा था अपन ने। और जब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है तो इसके विपरीत आती है पी के बी वैल्यू, अपोजिट वैल्यूज। तो अपोजिट वैल्यूज क्या होंगी? हाई। तो आप बोल सकते हो एनिलीन में रेजोनेंस होने के कारण यहां पर लोन पेयर इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, इसके केबी की वैल्यू क्या होती है? कम। और पीकेबी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। इसलिए ये वीक क्या है? बेस है। मेरा वर्ड क्लियर है? वीक बेस है एनिलीन। अब दूसरी चीज बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया है, अमोनिया में लोन पेयर है, आप जानते हो। क्या यहां पर किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस चलेगा? नहीं चलेगा। काय का रेजोनेंस? यहां पर जब नहीं चलेगा तो ये जो लोन पेयर आपको दिख रहे हैं इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो जो लोन पेयर हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। जब इजीली अवेलेबल होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? जब इजीली अवेलेबल हैं तो लुईस के अनुसार क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसके केबी की वैल्यू क्या होंगी? ज्यादा। जब स्ट्रॉन्ग बेस आप अमोनिया को बोल रहे हो तो केबी की वैल्यू क्या होंगी? ज्यादा। और पीकेबी की वैल्यू क्या होंगी? डाउन। पीकेबी की वैल्यू क्या होंगी? डाउन। तो मेरे को एक बात बताओ, जिसकी केबी की वैल्यू ज्यादा, जिसकी केबी की वैल्यू ज्यादा, यानी बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस वो जितना ज्यादा होगा उसके लिए मेरे को एक बात बताओ, बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी या नहीं? या मैं इसको अपोजिट वे में बोलूं कि जिसके लिए पीकेबी की वैल्यू ज्यादा, क्या बोल रहा हूं सुनना अच्छे से, जिसके लिए पीकेबी की वैल्यू ज्यादा वो उतना ही वीक क्या होगा? बेस। जिसके लिए पीकेबी की वैल्यू ज्यादा वो उतना ही वीक क्या होगा? बेस। जैसे एनिलीन। अब आपका जो क्वेश्चन है, अपन ने 3 स्पीसीज की थी, आपको याद होगा तो मैं लिख देता हूं, कल देखना एक बार। ये 2 का तो अपन ने कंपैरिजन कर लिया क्योंकि अपने क्वेश्चन में आया है, क्वेश्चन वाले ने पूछ रहा है। आप आंसर के रूप में कंपैरिजन कैसे करके आओगे? एनिलीन को लिखोगे, अमोनिया को लिखोगे। एनिलीन में रेजोनेंस शो करना पड़ेगा आपको। मैं दोबारा बना देता हूं एनिलीन। इधर चलो, ये रही आपकी। क्वेश्चन को किस प्रकार से करोगे? ये लो, बताओ NH2 पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर को क्या किया है? डोनेट किया है। यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। यहां ये, यहां ये। अगली स्टेप ये लो, ये लो, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप ये लो, ये लो, यहां माइनस, ये लो, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर तो ये वापस इधर, ये लो। तो अब ये इधर शिफ्ट हो गए तो वापस ये लो। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, एनिलीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो गई? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन की हो गई। तो आपको किस प्रकार से करना है, जब पूछे कंपैरिजन करवाए, आपको नंबर आपको दे रखे हैं, आपका जो मार्क्स हैं वो है आपके 2, तो इसमें आपको लिखना है कि एनिलीन में लोन पेयर, पहले थ्योरी क्या लिखोगे? एनिलीन में लोन पेयर किस में बिजी हैं? रेजोनेंस में, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये स्ट्रक्चर्स बनाओगे। इसलिए वीक बेस होने के कारण ये इजीली डोनेशन के लिए लोन पेयर अवेलेबल नहीं होते एनिलीन में।
इसलिए इसकी Kb की वैल्यू क्या होती है, डाउन, और Pkb की वैल्यू क्या होती है, हाई, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अमोनिया में क्या बोलने वाले हो, अमोनिया में जो लोन पेयर हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं डोनेशन के लिए, इसलिए इसके Kb की वैल्यू क्या होंगी ज्यादा, और Pkb की वैल्यू क्या होंगी, डाउन। और इस प्रकार से पूरा लिखकर, मतलब आपका 6 और 7 लाइन में हो जाएगा, लिखकर आपको इसका 2 नंबर का खत्म करना है काम। बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन में ये तो उसने ये पूछा है कि ये बताओ, अब मैं क्या पूछ रहा हूं एक बार देखना इसको। 3 स्पीसीज हैं आपको अमोनिया, अपन ने तीनों में कंपैरिजन किया था अलग अलग लिख लिख कर। दूसरी क्या की है, एनिलीन, ये लो, और उसके बाद में अपन ने क्या की है, उसके बाद में अपन ने क्या की थी, मिथाइलएमीन। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इनमें आपको ये क्वेश्चन है, अरेंज करो तो ये आपको जब आप देख रहे हो सॉल्यूशन, तो ये आपको करना है, ये दोनों करवा दिए तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है तो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो कर लेना। अरेंज करना है आपको इन तीनों को बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपको यह पता करना है सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कौन सा होगा, फिर वीक बेस, फिर सबसे वीक बेस, इस प्रकार से करके आपको पता करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो मेजर पार्ट था वो अपन ने सोल्व कर लिया था। आज जो कुछ छोटे क्वेश्चन हैं और छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर आते हैं अपन। जैसे एक तो आपको पूछ रहा है सैक्रिन का केमिकल नेम पूछ रहा है। तो सैक्रिन जो है सबसे पहले तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पार्टेम, सैक्रिन। इसका केमिकल नेम जो है ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड। स्ट्रक्चर बनानी पड़े तो ये लो, सैक्रिन का केमिकल नेम की बात करूं ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, और ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, ये लो। इसके बाद में एक जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, अल्कोहल में एसिडिटी का ऑर्डर आपसे असाइन करवा रहा है। अल्कोहल एसिडिटी का ऑर्डर आपसे असाइन करवा रहा है। तो अल्कोहल में एसिडिटी का ऑर्डर सबसे पहले तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें अपन सबसे पहले क्वेश्चन पर भी आता हूं मैं। पहले जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यदि वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, तो वो है 1 डिग्री अल्कोहल। यदि डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो रहा है 2 डिग्री, और डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री। ये तो अपन ने असाइन कर लिया था। अब मेरे को एक बात बताओ, एसिडिटी की बात करेंगे यहां पर, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये आपका R ग्रुप और ये आपका OH बॉन्ड, यहां पर जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो H किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में, RO
इस पर माइनस, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या वर्ड ओके है? अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस H प्लस को वापस खींचेगा, इसको जाने नहीं देगा H प्लस की फॉर्म में। अब आप देखो 2 डिग्री में जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा उससे डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच होंगे? 2। तो 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे। तो यहां पर जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा H प्लस का H प्लस की फॉर्म में निकलना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। और 3 डिग्री में आप जानते हो 3 डिग्री में इसके पास सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां से H प्लस का निकलना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मैं एक बात बताऊं आपको, क्या आप यहां से ये चीज तो बोल सकते हो क्या कि अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है, अल्कोहल वीक एसिड है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको ROH लिख लेता हूं अल्कोहल को एक बार, यानी ये कोई भी आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, ये आपकी कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका रिप्लेसमेंट मेरे को एक बात बताओ, मैं H के द्वारा कर देता हूं तो क्या बन गया? वाटर बन गया। अब जैसे ही वाटर बन गया तो यहां पर अब प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन आ गया तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पर इसकी तुलना में H प्लस इजीली निकल सकता है। तो वाटर जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। तो क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी और प्राइमरी। ब्यूटाइल अल्कोहल ऑर्डर बता सकते हो? क्वेश्चन में दे रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल की एसिडिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा एसिडिटी होती है 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। ये लो, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद में देखो, पॉलीमर में से क्वेश्चन पूछा है आपको, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि पॉलीमर के नाम दिए हुए हैं, जैसे नाइलॉन 6, और पूछ रहा है मोनोमर यूनिट के नाम लिखिए। तो पहले अपन करते हैं, जैसे नाइलॉन 6, मोनोमर यूनिट का नाम क्या हो जाएगा? कैप्रोलैक्टम। मोनोमर यूनिट का नाम क्या होगा? कैप्रोलैक्टम। बनाना भी सीखा था अपन ने इसको, ये लो, कैप्रोलैक्टम। जब कैप्रोलैक्टम के आप एन मॉलिक्यूल लोगे और जब पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी तो ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा, एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री, एक वैलेंसी कार्बन एटम की फ्री। आप इस चेन को स्ट्रेट कर दोगे, स्ट्रेट करके इधर एन लगा दोगे, लास्ट में क्या बन जाएगा? नाइलॉन 6। कोई दिक्कत है? दूसरा आपको पूछ रहा है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन मोनोमर यूनिट है नियोप्रीन की। इधर देखना, 2 क्लोरो
1,3 ब्यूटाडाइन। ये आपने क्लोरोप्रिन का आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर दिया। इसकी यूनिट देखो, ये आपने लिख दिया क्लोरोप्रिन। इसकी जब आप इसका जब पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो यहां से डबल बॉन्ड हटेगा, यहां से डबल बॉन्ड हटेगा। डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस एटम पर। और यहां पर आप लास्ट में क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। देखो, मान लो मैं इसका एन मॉलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस, तो देखो ये लो, ये आपका है नियोप्रिन। ओके, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी क्या है? मोनोमर यूनिट, जिसको क्लोरोप्रिन आप बोलते हो। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आपको पूछ रखा है, तीसरा आपको पूछ रहा है टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन जो कि नॉन स्टिक लेयर बनाने में, बर्तनों की नॉन स्टिक लेयर बनाने में काम में आता है टेफ्लॉन। तो इधर देखो, मैंने ये एथीन बनाया है। एथीन, यदि एथीन की चारों हाइड्रोजन मैं फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दूं, देखना इधर, ये लो, तो ये बनेगा टेट्राफ्लोरोएथीन। ये क्या बन रहा है? टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन का आप एन मॉलिक्यूल लो और वो ही पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस, तो क्या होगा? वो ही डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है, एक एक वैलेंसी फ्री कर देनी है। तो देखना, ये लो, तो ये जो बन रहा है ये क्या है? ये बना आपका टेफ्लॉन। ये आपका टेफ्लॉन। कोई दिक्कत यहां तक? एक जो क्वेश्चन है आपका, देखना, पॉलीमर का डिवाइडेशन पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पर। तो 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करके आए हैं। सबसे पहला नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, एक आपका आ जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, देखो नेचुरल पॉलीमर जो नेचर से अपने को सीधे प्राप्त हो रहे हैं, जैसे आपका नेचुरल रबर है, सेल्यूलोज है, ये सब प्रोटीन है, ये सब इसकी कैटेगरीज में एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो प्रोटीन आपका। ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो मिलते तो अपने को नेचर से हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा अपन उसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको हाई लेवल पर पहुंचा लेते हैं, अच्छे क्वालिटी के बना लेते हैं, उनको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जैसे रेयन है,
सेल्यूलोज नाइट्रेट है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक के बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल हैं। पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूना एन, ब्यूना एस, सभी किसमें चले जाएंगे? सिंथेटिक पॉलीमर की सीरीज में, ठीक है। पॉलीमर से कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन। मोनोमर यूनिट्स के नेम कर लिए और पॉलीमर का डिवाइडेशन पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो 3 प्रकार से अपन ने डिवाइड कर लिया, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट